आदरणीय राम प्रकाश यादव पूर्व विधायक जसराना और श्री जगदीश यादव मंगला कांग्रेस जसराना। यहाँ के जसराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सचिन यादव जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला पंचायत के सदस्य श्री प्रदीप यादव झब्बू जी, प्रदीप कम लोग जानते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे बहुत सारे नेतागण हैं, कुछ का नाम लूंगा, कुछ का नहीं भी हो सकता, माफ कर दें। श्रीमती अनीता राजपूत जी, श्री महाराज सिंह नगर जी, डॉक्टर सुकेश यादव जी, डॉक्टर सलिल वर्मा जी, प्रोफेसर अजब सिंह यादव जी, डॉक्टर रामपाल सिंह यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसराना, डॉक्टर संजीव यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसराना, श्री संतोष यादव इटावा, श्री महेश चंद यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाथवन, श्री अजब सिंह एडवोकेट जेड़ा झा, श्री नरेंद्र सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री मनोज यादव प्रधान मुस्तफाबाद, श्री विमल यादव गुड्डू इटहरी, अखिल यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिपारा, शिवराज सिंह यादव एडवोकेट, बीरेश्वर सिंह यादव, हरदयाल सिंह साग, धीरेन्द्र सिंह राजपूत, दिनेश यादव जिला पंचायत सदस्य, सुरेश चंद यादव ब्लॉक प्रमुख हाथवन AMA, सुग्रीव यादव जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ, मनोज यादव जिला पंचायत सदस्य सलेमपुर, कृष्ण मुरारी यादव मिलावली, शीलेन्द्र सिंह यादव अकोला, जागेश्वर सिंह यादव पूर्व प्रधान खड़ी, श्याम सुंदर यादव पूर्व प्रधान सलेमपुर, विनोद गौतम पूर्व सदस्य जिला पंचायत, श्री खेतपाल साक्य बड़ा गांव, इन सबको मैं नमस्कार करता हूं और आप बड़े पैमाने पर आए, उन सबको भी बहनों और भाइयों। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, आज कुछ महत्वपूर्ण लोग अन्य पार्टियां छोड़कर यहाँ आए हैं, जिनमें श्री मुकेश वाल्मीकि, नेताजी जसराना प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ बसपा छोड़कर आए हैं, और उनके साथ आए श्री नथीलाल वाल्मीकि, श्री राकेश, श्री सुभाष, श्री आकाश, श्री चंद्रपाल, श्री मूलचंद। इसके अलावा श्री रितेश यादव सकैरिया भाजपा से समाजवादी पार्टी में आए, श्री चंद्र प्रकाश यादव मुस्तफाबाद भाजपा से सपा में आए हैं। मैं इन सभी सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये युद्ध का समय है। ऐसे में जो भी मदद करने के लिए आगे आता है, उसकी मदद को हमेशा याद रखा जाता है। साथियों, जैसा भी हमारे सभी वक्ताओं ने और सभी एक से काबिल और अच्छे वक्ता, उन्होंने सारी बात आपसे कही। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, और बैठने की भी एक क्षमता और सीमा होती है, कितने समय तक आदमी बैठ सकता है। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे यहाँ लोगों ने वहां नंगला धर्म में रोका नहीं, तो मैं 1 घंटे से ज्यादा बोल गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं बिल्कुल सीमित रहूंगा, ज्यादा नहीं बोल सकता। देखिए, जब आप वोट करने जाते हैं तो ये अधिकार आपको जो संविधान ने दिया है, बाबा साहब के संविधान ने जो आपको वोट करने का अधिकार दिया है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा अधिकार नहीं होता, क्योंकि इसके जरिए आप बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए तानाशाहों को धराशायी कर देते हैं। ये लोगों ने अतीत में भी देखा। कोई नहीं जानता था कि 77 में आपातकाल लगने के बाद तो लोग ये कह रहे थे, स्वयं चौधरी साहब ने कहा, मुलायम सिंह चुनाव मत लड़िए, डर की वजह से कोई आदमी कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं देगा। तो नेताजी ने कहा, नहीं चौधरी साहब, चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए तो हमारे कार्यकर्ता इधर उधर बिखर जाए। और जब चुनाव लड़े तो गुस्सा इतना लोगों के मन में था कि उत्तर भारत में मध्य प्रदेश की सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट को छोड़कर पंजाब,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, एक सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी। कोई सोच भी नहीं सकता। स्वयं इंदिरा गांधी राजनाथ जी से चुनाव हार गई लाइब्रेरी। उनका बेटा जो बिल्कुल तानाशाह की तरह था संजय, वो अमेठी चुनाव हारे। सारे के सब लोग आ गए। हमें याद है कि 2-3 महीने पहले गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने हमसे कहा कि राम गोपाल, लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या अंदाज लगाते हैं? ऐसा लगता है कि 77 में भी नहीं बोल रहे थे और चुनाव आते आते हम ही बोलने लगेंगे और कहीं ऐसा न हो बीजेपी पूरी तरह साफ हो जाए। तो हमें लगता है वो अनुभवी लोग थे और उनका अनुमान सही था। कल जिस तरह से जनता ने वोट डाला है समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के प्रत्याशियों को, लोगों का कहना है, जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा वोट जो है पहले कभी पड़ते नहीं थे। और जो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कुछ बीजेपी की सीटें जीत जाएंगी, अंदर से अंदर करंट कितना खिलाफ था कि खुलेंगे वोट तो हो सकता है कल की सारी सीटें ये गठबंधन जीते। और ये वो क्षेत्र है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 58 में 53 सीटें मिली थी। 2 समाजवादी पार्टी, 2 बीएसपी और 1 लोकदल। ये है इसकी स्थिति अब भी उलटने वाली है। असल में जो पिछले 5 साल की सरकार रही बाबा की, उसमें जितना जुल्म और ज्यादती हुई, जितना पिछड़ों, दलितों, किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ, इसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की। क्या आप ये कल्पना कर सकते थे कि दिल्ली के आसपास 1.25 साल किसान बैठे रहे, 700 के आसपास किसान उसमें मर गए और हिंदुस्तान की संसद में सरकार की तरफ से या बाहर प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री या गृह मंत्री की तरफ से एक शब्द भी सांत्वना का या शोक का व्यक्त किया गया? हम लोगों की मांग के बाद हम लोगों ने हाउस में कहा कि जब भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है, कहीं दुर्घटना हो जाती है, 10-5 आदमी मर जाते हैं, तो आज चेयर की तरफ से कंडोलेंस की जाती है। लेकिन इतने किसान मर गए, एक शब्द नहीं, न बीजेपी, न सरकार का कोई मंत्री, न प्रधानमंत्री, न हरियाणा का मुख्यमंत्री, न ये यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक ने भी कुछ नहीं कहा। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से पंचायत करते हुए किसान यूनियन के लोगों को, किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गाड़ी चढ़ा दी, आपने सब वीडियो देखा। ये अकल्पनीय था। कभी कोई ये कल्पना कर सकता है कि देश का गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे? 4 किसान और 1 पत्रकार मौके पर कुचल के मारे गए, कुछ जीवन भर के लिए अपंग बन गए। और इतनी गंभीर घटना, 4 सीट में शामिल, 4 सीट लग गई और हाई कोर्ट ने कल उस अभियुक्त को जमानत दे दी। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो कैंसिल कर दी, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। एक आदमी किसी मामले में फंस जाता है 307 में तो जमानत नहीं देता हाई कोर्ट भी, लेकिन 5-5 लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति, जिसके साक्ष्य हैं सब सारी दुनिया ने देखा, जो जांच हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, उसमें उसको दोषी पाया, चार्जशीट प्रेषित हो गई, लेकिन हाई कोर्ट ने कल जमानत दे दी। आप देखिए कैसी शासन व्यवस्था, क्या कहें, न्याय व्यवस्था पर है प्रश्न चिन्ह कि नहीं?
तो ये स्थिति है आरक्षण के नाम पर। जो संवैधानिक अधिकार है पिछड़ों दलितों का, अभी वैकेंसी निकली थी, मैंने हाउस में भी 3-4 दिन पहले कहा था कि ये कहते हैं कि हमने इतने मंत्री बना दिए पिछड़े दलित, ये एक भी मुंह नहीं बोल सकता जब पिछड़े दलितों के अधिकारों को छीना जाता है सरकार द्वारा। एक ने भी नहीं बोला तो बताओ, बैठे सारे मंत्री, मैंने पूछा कहीं बोला? आपने टीवी पे देखा हो? कोई नहीं बोल सकता। देखो सच्चाई थी, क्योंकि मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी निकली थी किसी यूनिवर्सिटी, इंटर रिजल्ट निकला, उसमें 31 पोस्ट थी एक यूनिवर्सिटी, 31 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर की थी दलित और पिछड़ों के लिए। उसमें जो चयन बोर्ड था उसने मालूम क्या लिखा? नो सुइटेबल कैंडिडेट फाउंड। कोई सुइटेबल कैंडिडेट नहीं मिला एंड ऑल द पोस्ट वर ट्रांसफर्ड टू द जनरल कैटेगरी। ये स्थिति हुई है सरकार की। और बात करते हैं पिछड़ों दलितों की, इनके हकों को मांगने के अलावा, किसानों को मांगने के अलावा इन्होंने किया क्या है? ऑक्सीजन के बिना, दवाइयों के बिना लोग मर गए कोरोना काल में। क्या राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अपनी जनता की रक्षा करें? कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी। स्थिति इतनी खराब थी कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को, कानून मंत्री को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी, वायरल हुई सब पे, कि लखनऊ का सीएमओ हमारा फोन नहीं उठा रहा है और मरीज मर रहे, भर्ती नहीं हो पा रहे। आगरा में हमारे अध्यक्ष रहे रईसुद्दीन, उनके बेटे का टेलीफोन गया, मैं दिल्ली में था, रो रहा था। क्या बात है? साहब पापा की स्थिति बहुत गंभीर है और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे। तो कैसे मिले? कि कलेक्टर से कह दिए, वो ही दे रहे। तो मैंने डीएम आगरा को टेलीफोन किया। डीएम ने कहा कि साहब आज तो जितने थे बट गए, कल मिल पाएंगे, उन्हें कुछ व्यवस्था कीजिए। तो एक इंजेक्शन उन्होंने उपलब्ध कराया। डॉक्टर लोग सब जानते होंगे कि इसमें पहली डोज जो है वो 2 इंजेक्शन की होती है, उसके बाद 1 इंजेक्शन लगता है। रात में उनकी डेथ हो। जाने कितने लोग थे जिनके सामने उनके प्रियजन दम तोड़ रहे थे, लेकिन वो विवश थे, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, दवा नहीं थी। ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना, दवा को उपलब्ध कराना, ये सरकार का कर्तव्य है। और सरकार ने ये नहीं कर पाया तो ये जितने लोग मरे उनकी मृत्यु के लिए, एक तरीके से कहिए उनकी हत्या के लिए, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मालूम कितने लोग मरे? मैंने मीडिया के लोगों से पूछा, जिन्होंने भारत समाचार ने अपने हर जगह स्टिंगर भेजे थे, हर गांव में, उनका कहना था कि 17 लाख के आसपास आदमी मरा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बताया कि 23,000 मरे। इतना ज्यादा कि उन लोगों को मुआवजा न देना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में बयान दिलवा दिया कि कोई आदमी ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा। इससे ज्यादा झूठ कुछ हो सकता है? और यही के इन कुकृत्यों के कारण, इस कुशासन के कारण जनता में इतनी नाराजगी है कि बीजेपी को कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। कहीं जहां जाते हैं वहां से भगा दिए जाते हैं, और इसलिए ये लोग गाली गलौज की भाषा बता रहे हैं। भाई कोई कार्यकर्ता उल्टी सीधी बात कहे समझ में आता है, लेकिन देश का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बेरोक टोक रोजाना ये कहें कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा सफाई। गृहमंत्री ने कहा, बुलंदशहर में नहीं कहा, चित्रकूट में कहा, कितना ही जोर लगा ले, राम मंदिर नहीं रोक सकते। मैंने हाउस में पूछा राज्यसभा में कि ये बताइए कि राम मंदिर कौन रोक रहा है? हिंदुस्तान के एक आदमी ने भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राम मंदिर का विरोध नहीं किया। फिर देश का गृहमंत्री इस तरह की भाषा क्यों? गृहमंत्री कह रहे पलायन कर गए हिंदू मुसलमानों की डर की वजह से, उनकी उम्मीदवार कह रही है कि नहीं पलायन किया। यह तो उनका जो बम वाला था, बम का फ्यूज बेकार हो गया, कहीं नहीं चला।
हम लोगों ने कह दिया था कि बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहें, जब तक चुनाव न हो जाए आप लोग जवाब मत दीजिए कि हमें इसी बहस में, नकली बहस में, सतही बहस में उलझाना चाहते हैं। हम नहीं उलझेंगे, हम तो विकास की बात करें। इन्होंने प्रदेश का विनाश कर दिया, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश का विकास होगा। ये लड़ाई विनाश बनाम विकास, अखिलेश विकास के प्रतीक है, योगी विकास का प्रतीक। तो जनता तो विकास चाहेगी, ये विकास की बहस में ही नहीं आना चाहते। ये इधर की बात करें, गुंडों की बात की, जब ज्यादा इन्होंने कहा तो आप जानते हैं आजकल कोई छिपा तो रहता नहीं। जब आप पर्चा भरेंगे तो जितना आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जितने मुकदमे हैं, सब उसमें एफिडेविट देने पड़ते, छोड़ नहीं सकते। तो मैंने जो मुख्यमंत्री लोग कहता है कि गुंडाओं की पार्टी, जो मुख्यमंत्री कहता है, दोनों के एफिडेविट को अपने ट्वीट पर डाल दिया। अब जनता तय करे कि अपराधी कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों का ये कहना है कि सारे देख दिए जाए तो 138 मुकदमे, जिसमें हत्या के भी हैं, दंगा फैलाने के भी हैं, बलात्कार के लिए उकसाने के हैं, जिसने ये कहा था कि हिंदुओं को चाहिए मुसलमानों की लड़कियों को कब्र से निकाल कर भी उनके साथ बलात्कार कर। ऐसा आदमी तो योगी हो सकता है? ऐसा अकल्पनीय और मूर्खतापूर्ण बात कोई और कह सकता है? कहा वो भी मुकदमा था, वो सारे मुकदमे उन्होंने अपने वापस किए, लेकिन रिकॉर्ड में तो है, एफिडेविट में। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो कहता है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री 420 से लेकर 300 तक सारे केस। तो मैंने कहा जनता तय करे कि अपराधी या गुंडों की पार्टी अखिलेश की है या इनकी है, जिनके खिलाफ एक मुकदमा है, एक मुकदमा है। तो ये हालत है, और इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा था, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए थे। मैंने कहा आप लोग जो गाली दे रहे हैं, और जिन लोगों को गाली दे रहे हैं, सारी कौम को गाली दे रहे हैं, सारे यादव गुंडे और बदमाश हो गए, उनको गाली दे रहे हैं, तो मगर ये वो कौम है जो अगर 100 होंगे तो 1000 वोट डाल लेंगे। और मैंने कहा इसका परिणाम आप देख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार बिना पता नहीं निकला। मगर आप ये करना चाहता, क्या चाहते हैं पूर्वांचल की ये लहर चली गई तो कहीं घुस नहीं पाओगे, गाड़ियां सुरक्षित नहीं बचे। इसलिए सावधान हो, ये भाषा बोलिए मत। ये देश के गृहमंत्री और मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती, ये किसी भले आदमी की भाषा नहीं होती, ये किसी श्रेष्ठ समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि आप सबको जो है एक तरफ से गुंडा और बदमाश कहने लगे। यहां लोग बैठे हुए हैं, दो के खिलाफ मुकदमा हो सकते हैं, सब भले आदमी, ये गुंडे हैं क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि चुनाव हार है। लेकिन कल के चुनाव के बाद देखा रिजल्ट, उन्होंने जो रिपोर्ट गई होंगी, तो आज प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे सेकंड फेज में आज उनकी मीटिंग हुई है, सारे सेकंड फेज। कल परसों ये लोग गए दिनों, प्रधानमंत्री तो गए नहीं, पब्लिक नहीं आई। अखिलेश का एक दिन बाद लगा हुआ था, दौरा था। कल की आप विजुअल्स देखिए अखिलेश की मीटिंगों, सड़कों पर जहां देखिए वहां पब्लिक, सब समाजवादी पार्टी। तो एक अच्छा समाज का चुनाव घोषणा पत्र भी आ गया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र में सबसे बड़ी राहत देने का काम अगर सरकार बनते तो किसानों के नाम सबसे बड़ी, किसानों की एमएसपी सुनिश्चित होगी। अभी आप कहते, गवर्नमेंट कहती कांटे लगे, कांटों पर किसी फसल पर शुल्क होती खरीद नहीं होती, धान का गीला है लौटा दिया। 1900 रुपया अगर एमएसपी है तो 1200 रुपए मजबूर है। अखिलेश की सरकार में एमएसपी ही मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगा। आढ़तिया उससे ज्यादा दाम पे खरीद सकता है, कम पे खरीदेगा तो जेल चला जाए। किसान को पूरा पैसा मिलेगा। गन्ना किसानों की हमेशा समस्या रहती थी, उनका भुगतान ही नहीं हो पाते। अब भी ये करने वाले हैं, चुनाव घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि गन्ना किसानों का गन्ना जब तुलेगा जाके मील पे तो 25% उसी दिन पेमेंट हो जाएगा, और 15 दिन के अंदर सारा वो भी गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट
मिल मालिक से वसूलने का काम करेगी गवर्नमेंट, किसान को मिल मालिक के चक्कर में लेना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर किसान का पूरा पैसा उसे मिल जाए, और तुलते ही 25%। ये सिंचाई के लिए बिजली पूरी तरह से मुफ्त। देख रहे हैं आप, हजारों किसानों के खिलाफ मुकदमा बिजली चोरी का, सब कनेक्शन नहीं दिया और बिना कनेक्शन के सिंचाई कर रहे, मुकदमे भी वापस होंगे और बिल भी नहीं आएगा। और अच्छा, इसमें कोई भेदभाव नहीं। क्या इन जो सहूलतें हैं इसमें कोई ये होगा कि इस बिरादरी के किसानों को सही मिलेगी और मिलेगी सुविधा, इसको नहीं मिलेगी? सबको 300 यूनिट बिजली हर घर में जो जलने के लिए, जो प्रकाश के लिए, लाइट के लिए आप जलाते हैं, उसमें कोई बिल नहीं आएगा, सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे। 2 एकड़ से कम वाले किसान हैं, उनको हर साल 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया मुफ्त गवर्नमेंट देगी। अगर लाठी चलानी पड़ेगी, अभी डीएपी के लिए लाठी चली नहीं चली, किसानों लाइन लगी, लाठी चली, मिली नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो किसानों के लिए। चलो अब मिलेगी, घंटा ऊंचा रहेगा। दूसरे देखिए, छात्रों के लिए लैपटॉप बंद कर दिए थे बाबा जी, बंद कर दिए थे कि नहीं करती, शुरू हो गए फिर से। ये पेंडेमिक में वही काम आए, वर्चुअल पढ़ाई के लिए। केजी से लेके पीजी तक, पहली क्लास से लेके आखिर तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी, कोई फीस नहीं लगेगी। कन्या विद्याधन फिर शुरू होगा। इंटर पास करने के बाद हर बच्ची अगर दाखिला लेगी, बीएससी, बीए, बीकॉम, किसी में भी, उसको 36,000 रुपया मिलेगा। और वो इसलिए मिलेगा कि गरीब लोग अपने बच्चों की दाखिला नहीं करा पाते, तो दाखिला फीस लगेगी, ट्यूशन फीस तो फ्री होगी, तो बच्चियों की शिक्षा हो जाएगी। गरीब लोग भी अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए दाखिला दिला सकेंगे। अभी इंटर के बाद लोग भेज नहीं पाते। नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण होगा, कोई जात बिरादरी का उसमें भेदभाव नहीं होगा। टीचर्स जो प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के हैं, अपने जिले से काफी दूर पड़े हुए हैं। व्यवस्था ये की जाएगी कि पुरुष अध्यापक जो हैं अपने घर से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर नहीं पोस्ट किया जा सके, 100 किलोमीटर के अंदर हो। और महिलाएं भी है बाहर। पता चला फिरोजाबाद की लड़की बलिया में टीचर है। अब दिक्कत तो है, हमारे पास बहुत बार लोग आए और बोले कि साहब ये इतनी दूर है, ट्रांसफर करवा दीजिए। कहते भी रहे, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। लेकिन अब व्यवस्था अखिलेश सरकार में ये होगा कि कोई भी महिला टीचर जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल में अपने गृह जनपद से बाहर नहीं पोस्ट हो सकती, गृह जनपद में नहीं। ये लड़के शिक्षा मित्र और बीएड टीटी वाले जाते थे अपने न्याय के लिए मांग करने। बाबा की पुलिस लखनऊ में बेरहमी से लाठी चलाती थी कि नहीं चलाती? वो गोमती के किनारे प्रदर्शन का बना दिया रास्ता, आंगनवाड़ियों तक पे लाठी चली और आशा बहुओं का वो पानी में कूद गई गोमती में, पुलिस ने उसमें मारा। इन सबको रेगुलर टीचर बना दिया जाए, सबको। संविदा पर काम करने वाले लोग, संविदा बड़ा संकट हो जाएगा, सारी नौकरियां संविदा पे। और मालूम क्यों? कि अडानी ने ये बता दिया, अरे कहाँ इतना पैसा देते हो, 10,000 में आ जाएंगे और वैसे नौकरी लगाओ तो 50,000 देने पड़ेंगे। और चाहे जब हटा दीजिए, हर वक्त कम पैसा और तलवार गर्दन पे लटक रही। 15 साल से लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये कहां जाए? ओवरेज हो गए, हटा देते जब चाहे तक। संविदा पर काम करने वाले किसी विभाग में काम कर रहे हो लोग, उन सबको रेगुलर कर दिया जाए। जिन्हें 10,000 15,000 रुपया तनख्वाह देते हैं
उन्हें 50,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी मिनिमम, कम से कम। ये सारी चीजें हैं। लड़के सड़कों में एक्सप्रेस वे पे जाता हूं तो दौड़ लगाते, नसीबपुर कट से आगे पीछे में देखा, मथुरा साइड में देखा, जेवर तक देखा। एक दिन मैंने गाड़ी रोककर उधर मथुरा टोल से आगे पूछा, और इतना क्यों दौड़ रहे, पसीना पसीना हो रहे? साहब पुलिस भर्ती के लिए। वो कब से दौड़े? कई साल से दौड़ रहे, भर्ती एक भी नहीं हुई। तो मैंने किया अखिलेश की सरकार बनवाओ, भर्ती हो रही हो। पहली साल ही लाखों की तादाद में कांस्टेबल, सब थाने खाली मिले, कांस्टेबल बहुत कम, थानेदार बहुत कम। नया थानेदार तो पोस्ट ही नहीं, भर्ती नहीं हुई, डायरेक्ट पीटीसी आपकी सब खाली पड़ी। और डायरेक्ट दरोगा की भर्ती होने से हमारा जो अब सब इंस्पेक्टर है, ज्यादा प्रमोटी है, वो इंस्पेक्टर होते होते बूढ़े हो जाते। सारा पुलिस फोर्स बूढ़ा हो गया। नए लड़के पुलिस कांस्टेबली में और दरोगा में भर्ती होंगे, बड़े पैमाने में रोजगार मिलेगा। और देखिए प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों में सबसे ज्यादा वैकेंसी, कॉलेजों में सब में वैकेंसी, टीचर नहीं पूरे। लेकिन प्राइमरी स्कूल तो आप देखते हैं रोज 5 क्लास है, दर्जा 1 से लेके 5 तक, और बच्चे जो हैं और टीचर है 1 या 2 या किसी में एक भी नहीं। और टीचर नहीं तो शिक्षा में पढ़ा रहा है बेटा। तो 5 क्लास को एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है? करता क्या है कि जैसे 5वीं पढ़ा रहा है तो दर्जा 1 वालों से कहा भाई तो जो है पढ़ाओ, आप एक बैठ जाएगा और बोले में और बैठ जाएंगे, एक कहेगा आप तो सब कहेंगे कहते कि नहीं कहते। दर्जा 2 वालों से कहा तुम पहाड़ी पढ़ो, तो इसी तरह से उन्हें उलझाए रहते। क्या करें? टीचर एक है, होना चाहिए 5। लाखों वैकेंसियां केवल प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में है, जो शिक्षा में तो टीटी सबको समायोजित करने के बाद भी बची रहेंगी कि लाखों की तादाद में। उनको जब भर्ती की जाएगी सब, तो कोई भी ट्रेंड ग्रेजुएट खाली नहीं रहेगा, सबको नौकरी मिलेगी। तो रोजगार देना गवर्नमेंट का काम है, किसानों को राहत देना काम होता है। पूरे व्यापारी बर्बाद हो गए, लॉकडाउन हो गए कि नहीं हो गए? अब पता नहीं व्यापारियों का वो भंग होगा कि नहीं। बीजेपी बर्बाद तो सब हो गए, कुछ लोगों ने ठोक। केवल हिंदुस्तान के 10 लोगों के पास देश की सब संपत्ति कच्ची हो गई। अभी एक बहुत बड़ी जो बहुत विश्वसनीय एजेंसी है, उसका सर्वे आया था 15 दिन पहले। हिंदुस्तान की 90% पूंजी केवल 10 बड़े उद्योगपतियों के पास पहुंची, 10 लोगों के पास। और हिंदुस्तान के 90% लोगों की पूंजी रह गई है केवल 10%। 90% 10 आदमियों के पास और 10% 130 करोड़ लोगों के पास। इतनी गैर बराबरी कभी कोई कल्पना कर सकता था डेमोक्रेटिक सिस्टम में? सारी रेलवे बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सारी जमीन हवाई अड्डों की बेच दी। रेलवे लाइन की पटरियों के किनारे जितनी जमीन पड़ी हुई है अडानी ने खरीद ली। अब कुछ लोगों ने अपने मकान भी बना लिए, महटावा में बना दिए, अडानी सब तोड़वा दे। अगर ये गवर्नमेंट बनी रही तो, लेकिन अब इस गवर्नमेंट को हटाना ही पड़ेगा। ये हट जाएगी उत्तर प्रदेश में तो 24 भी हट जाएगी, क्योंकि वरना जीना मुश्किल है। कोई कानून और व्यवस्था नहीं, कुछ भी। जंगल ला दे, किसी को मरवा दिए। हाथरस में लड़की के साथ रेप हुआ, आपने देखा, घर वालों को नहीं दी गई लाश और रात में जला दी, पुलिस ने जला दी। बाद में 4 सीट में पाएगा कि जला भी दी, पूछा नहीं, बलात्कार भी हुआ। ऐसे एक नहीं हुए केस। बाबा ने आते ही कहा जो गड़बड़ लोग हैं उनको ठोक दो, तो पुलिस ने कहा, पुलिस को अपनी वाहवाही के लिए जिसको ठोकना था उसको ठोक दिया, कहते हैं इसकी इतनी क्रिमिनल हिस्ट्री बड़ी। उनके भाई रोजनामा खाली पड़ा रहता है, वो क्या होती है चीरी, वो खाली रहती है 2-3 दिन। वहां में 4-5 मुकदमा लिखाए, कह दिया अपराधी, और एनकाउंटर होगा। नोएडा में एक लड़का वो चलाता था जिम, जितेंद्र यादव, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी, आपने फोटो देखा। पुलिस ने गोली मार दी, बदमाशों से मुठभेड़ हुई। लोगों ने कहा ये जितेंद्र, एक मुकदमा नहीं, कोई चीज नहीं, गोली मार दी, पीठ की रीढ़ की हड्डी में गोली उलझ गई, लड़का जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, चल नहीं सकता।
और मारे तो बहुत हैं, और गोली भी चली जात देखकर, धर्म देखकर। असली अपराधी घूम रहे, इनामी घूम रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। जो बड़े बड़े पुलिस अफसरों के साथ में मिलकर ठेकेदारी, इस गवर्नमेंट में अफसर ठेकेदार हो गए, ठेकेदारी कर रहे अपराधियों के साथ। बेनामी पैसा जिस दिन जांच हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग जेल चले जाएंगे। ये स्थिति है। बहुत सारी चीजें हैं, हमारा लंबा चुनाव का पत्र मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं आपसे कि जो भी समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार करेगी वो एक अभूतपूर्व होगा। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा आदर्श राज्य बनेगा कि दूसरे राज्य इसकी नकल करेंगे, अगर वो लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं तो। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं खुद थक गया बोलते बोलते। पहले जब आप वोट देने जाते हैं तो हमेशा 3 बातों को ध्यान में रखिए। पहले तो ये देखिए कि जो पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं उन पार्टियों की नीतियां क्या है। दूसरी ये, उसके उम्मीदवारों में देखिए कि उम्मीदवार कैसे हैं। और तीसरी ये कि पार्टी के नेता कैसे हैं, उनकी नीयत कैसी है। समाजवादी पार्टी की नीतियां जन कल्याणकारी हैं, किसान, छात्र, महिला, गरीब, बेरोजगार, मजदूर, व्यापारी, सबके कल्याण के लिए। बीजेपी की सबका विनाश करने वाली, सबका विध्वंस करने वाली, लोगों को फर्जी इनकाउंटर करने वाली नीतियां समाजवादी पार्टी की अच्छी। उम्मीदवार देखिए, हमारे उम्मीदवार सचिन पढ़े लिखे, अमेरिका और गांव में काम करते, वरना जो कहीं भी इंजीनियर होकर काम कर सकते और लाखों रुपया तनख्वाह मिल सकती, लेकिन वो जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार को देखिए, इनसे कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं, बोलते क्यों नहीं? नहीं, कोई तुलना नहीं। उम्मीदवार हमारा बेहतर, हमारी पार्टी की नीतियां बेहतर। अब नेता को देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश, बीजेपी का नेता योगी आदित्यनाथ, दोनों में कोई मुकाबला है? तो हमारी पार्टी की नीतियां अच्छी, हमारा उम्मीदवार अच्छा, हमारे नेता की और नीयत असली चीज होती है। नीयत कितनी अच्छी नीतियां हो, अगर नेता की नीयत ठीक नहीं है तो वो नीतियां लागू नहीं हो सकती। बीजेपी के नेताओं की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना परफेक्टली झूठ बोलने वाले दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी में लोग हैं नहीं। प्रधानमंत्री कितना आसानी से कह गए 15 लाख रुपया सबकी जेब में पहुंचा।